Good morning, children. Today we are going to continue with part 3 of chapter 8 Comparing Quantities. Okay, children, the next topic which we are going to do is prices related to buying and selling. ऐसी prices जो relate करती हैं buying और selling process से, जिसे हम cost price, selling price और भी बहुत सारी prices होंगी जो relate करेंगी buying selling process से. और इसमें हम और सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्रॉफिट. अब जब प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट मीन्स बेनिफिट, गेन, फायदा. प्रॉफिट हो रहा है उस केस में अगर हमको सीपी फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम ऐसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड कॉस्ट प्राइस. सेम वे से अगर लॉस में हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हम कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. लॉस को जब हम सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो हियर यू कैन सी कॉस्ट प्राइस निकालना था प्रॉफिट वाले केस में, तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया. यहाँ पर लॉस में निकालना था कॉस्ट प्राइस, तो हम लॉस को प्लस कर देंगे सेलिंग प्राइस में. इधर माइनस किया है प्रॉफिट, इधर लॉस को प्लस कर देंगे. सेम वे से टू फाइंड सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी सेलिंग प्राइस. और अगर लॉस वाले केस में हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस. जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका उल्टा यहाँ पर होगा. यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, और प्लस किया था प्रॉफिट को, यहाँ पर डिडक्ट कर रहे हैं, लॉस को माइनस कर देंगे. These are some formulas which will help you to solve the sums, and these formulas you will have to learn it. Now formula to find profit and profit percent. प्रॉफिट रुपीज में कैसे निकलता है और प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकलता है, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर मेंशन्ड है. प्रॉफिट रुपीज में निकालना हो तो ये तो आप करते आ रहे हैं, काफी पहले वाले स्टैंडर्ड्स में भी आपने किया है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा. दैट मीन्स जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, ग्रेटर होगी सेलिंग प्राइस, तो ही प्रॉफिट होता है. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो ही प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो प्रॉफिट रुपीज में मिल जाएगा. अब अगर प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इन रुपीज. जितना भी रुपीज में प्रॉफिट हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज. कॉस्ट प्राइस भी हम रुपीज में लेंगे, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे वो रुपीज में होंगे. ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मूला टू फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट. अब सेम जैसे हमने प्रॉफिट का सीखा वैसे ही लॉस और लॉस परसेंटेज का है. लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस कब होता है, जब हम चीज खरीद कर लाए थे ज्यादा पैसों में और बेच रहे हैं हम कम पैसों में, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा देन सेलिंग प्राइस, तभी लॉस होगा. तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे तो लॉस मिल जाएगा. सेम वे से लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस जितना हुआ है रुपीज में उसको ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे रख देंगे हम कॉस्ट प्राइस को. दोनों केसेस में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमेशा हमको यहाँ पे नीचे बेस में कॉस्ट प्राइस या फिर नेट प्राइस अगर दिया हो तो वो ही रखना होता है. द नेक्स्ट इज ओवरहेड चार्जेस, जिसको हम OH भी कहते हैं. ओवरहेड चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जब हो जाते हैं. एडिशनल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. दिस कैन कम इन ब्लैंक फॉर्म, ट्रू और फॉल्स फॉर्म, कि एडिशनल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उसे हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं. जैसे एक्सपेंसेस लाइक अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स, आपने कोई रिपेयरिंग करवाई, लेबर चार्जेस पे किए, ट्रांसपोर्टेशन करवाया, एक्सेट्रा. नाउ सपोज इसका एग्जाम्पल क्या होगा ओवरहेड चार्जेस का. सपोज हमने एक सेकेंड हैंड व्हीकल लिया, सपोज एक्टिवा ले लिया हमने सेकेंड हैंड, तो उसे हम चला रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सेकेंड हैंड है, तो हम उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं. तो जो ये रिपेयरिंग का खर्चा है वो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एडिशनल, क्योंकि हमने एक्टिवा को खरीदते वक्त जो पैसे पे किए थे उसके बाद हम रिपेयरिंग पे खर्चा करेंगे तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा.
सेम वे से आपने कुछ न्यू परचेज किया चीज़, जैसे आपने परचेज किया फ्रिज और वॉशिंग मशीन, तो आप जब उसको लेकर आते हैं तो आप उसको लेबर चार्जेस दे रहे हैं। अगर वो किसी 4 व्हीलर या फिर किसी में आ रहा है तो लेबर चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन आप दोनों देंगे और वो इंस्टॉल करके जाएगा, इसलिए हम उसको एडिशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, सो दीज आर ओवरहेड चार्जेस। जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं वो होते हैं ओवरहेड चार्जेस। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द सम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ओन is a table costing rupees 4950 is bought मतलब खरीदा है and transported to the shop spending rupees 50। अब टेबल कोई खुद से नहीं उठाकर लेके जाएगा, वो एक कार्ट में लेके जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 50 रुपीज पे किए हैं। जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं वो 50 रुपीज है। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द शॉपकीपर वांट्स टू गेन 12%। जिस शॉपकीपर ने उस टेबल को बेचा है 12% वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो वो कितने में बेचेगा? हमको कॉस्ट प्राइस तो दी हुई है, पर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी टेबल की? कस्टमर को कितने में बेचेगा? ओके, सो वी आर फाइंडिंग दैट। नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लीजिए। सो टेबल कॉस्टिंग रुपीज 4950 बोला था, तो ये हो जाएगी सीपी ऑफ टेबल। You can write in statement form also कि CP of table is this much. Okay, I have written in short. CP is 4950. Additional expense को हम AE कहते हैं, जिसे आप OH भी लिख सकते हैं, but AE will be better क्योंकि बड़े स्टैंडर्ड्स में आपको यही काम आएगा AE। तो एडिशनल एक्सपेंसेस कितने थे? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50 रुपीज। तो हमने मेंशन कर दिया कि एडिशनल एक्सपेंसेस थे 50 रुपीज। दैट मीन्स टेबल था 4950 का और 50 रुपीज उस पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो अब जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा नेट प्राइस। नेट मीन्स कितने का वो टेबल पड़ा है हमको। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस में जब हम एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाती है टोटल प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, बट वी विल राइट नेट प्राइस। तो 4950 में हम 50 को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 5000 रुपीज। दैट मीन्स जो भी उस टेबल को परचेज कर रहा है वो हो जाएंगे 5000 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। 4950 का टेबल और 50 एक्सपेंसेस के, तो 5000 में उसको वो टेबल मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखें तो हमको क्वेश्चन में और भी कुछ डिटेल दी हुई है। दैट इज 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको 12% प्रॉफिट अर्न करना है तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? नाउ चिल्ड्रन, जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम बेस रखते हैं कॉस्ट प्राइस को या फिर नेट प्राइस को। जिस सम में सिर्फ कॉस्ट प्राइस होगी तो हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस को बेस मानेंगे, पर जिस भी सम्स में ओवरहेड एक्सपेंसेस या एडिशनल एक्सपेंसेस दिए होते हैं तो वी विल ऑलवेज टेक दैट नेट प्राइस। फिर हम नेट प्राइस को कंसिडर करेंगे, कॉस्ट प्राइस को नहीं। सो प्रॉफिट दिया हुआ है 12%, तो 12% ऑफ किसका निकालेंगे? 4950 का नहीं। We will find out 12% profit of 5000. So we will write 12% of 5000 will be what? So 12 into 5000 divided by 100. Okay, zeros will be cancelled. तो 12 into 5 होता है 60 और एक जीरो ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उसका अमाउंट प्रॉफिट का कितना? ₹600। दैट मीन्स वो 600 अर्न कर सकता है 5000 पर। अब प्रॉफिट मिल गया है रुपीज में, नेट प्राइस भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो विल गेट सेलिंग प्राइस। एज आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूलाज टू फाइंड सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो नेट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल सकती है। सो वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस बाय एडिंग नेट प्राइस एंड प्रॉफिट। तो नेट प्राइस हमारी थी 5000 रुपीज और प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 600 रुपीज। 5000 का टेबल है, फायदा हो रहा है उस पर 600 का, तो कितने में बेच सकता है वो? 5600 रुपीज में वो टेबल को बेच सकता है। एट लास्ट हम लिख देंगे कि द सेलिंग प्राइस इज रुपीज
5600। यही हमसे पूछा था कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगर उसको 12% प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 5600। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टेकन इज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसे हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा सम। सो इट इज वेरी ट्रिकी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके, हियर इट इज रिटन अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 ईच। यानी कि एक बफेलो उसने 20,000 में बेची है, और टोटल कितनी बेची है? 2 बफेलोज उसने अपनी सेल कर दी हैं, पर एक को 20,000 पे बेचा है। तो दो का कितना मिलेगा उसको? 20,000 प्लस 20,000 यू विल बी गेटिंग 40,000। मिल्कमैन को 40,000 मिले होंगे 2 बफेलोज को बेचकर। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक पर उसने एक बफेलो को जब बेचा तो 5% प्रॉफिट कमाया, एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और जब दूसरी को बेचने गया तो वो लॉस मिला उसको 10% का। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। हमको क्या फाइंड करना है कि उसको पूरे जो दोनों बफेलोस बेची हैं उस पर टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ है, दोनों का मिक्स करके दोनों का फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो नोट डाउन कर लेंगे। बोला है मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 ईच। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो इज 20,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज हो जाएगी 40,000, 20 प्लस 20। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट बफेलो की। एक एक बफेलो का एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बफेलो पे बोला है कि उसने 5% प्रॉफिट अर्न किया है जब उसको बेचा है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट बफेलो पे 5% प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो होता है रुपीज में जब हम निकालते हैं तो हमको सीपी होना जरूरी है। सम में सीपी दिया होगा तभी हम प्रॉफिट इन रुपीज फाइंड कर सकते हैं, पर इस सम में सेलिंग प्राइस दी हुई है तो हम कैसे फाइंड करेंगे सीपी? इसलिए जब भी ऐसा कोई सम हो तो हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं हो तो हम अज्यूम करते हैं कि सीपी जो है वो 100 रहा होगा। सो वी विल राइट लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो इक्वल्स टू रुपीज कितना? 100 रुपीज। हम ऐसा मान रहे हैं कि वो बफेलो उसने 100 मिली होगी। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सीपी नहीं दिया हुआ है सम में। अब प्रॉफिट है तो 100 पे जब हम 5% प्रॉफिट निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 5 रुपीज। एज आई टोल्ड यू कि जितना भी परसेंटेज दिया होता है 100 का जब आप फाइंड करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा हमेशा। अब क्यों हमने 100 पे कैलकुलेट किया? क्योंकि हमने सीपी रखा है उसको। तो प्रॉफिट निकालेंगे परसेंटेज में दिया हुआ है 5%, उसका 5% निकालेंगे 100 का तो 5 रुपीज ही आएगा। ओके, अब 100 और 5 को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमको मिल जाता है सेलिंग प्राइस। ये अज्यूम्ड वाला सेलिंग प्राइस है क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। एसपी मिल जाएगा हमको टोटल 105 रुपीज। दैट मीन्स 100 रुपीज की बफेलो थी, उस पर 5% प्रॉफिट कमाया तो टोटल हो जाएगा 105 रुपीज। अब यही जो अज्यूम्ड वाला हमारे पास जो हमने अज्यूम किया है इसी से ही हमको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कैसे मिलेगा? वी विल राइट द स्टेटमेंट नाउ। व्हेन कॉस्ट प्राइस वाज 100, एसपी इज 105। जब हमने कॉस्ट प्राइस मानी थी कि 100 की बफेलो है तो एसपी कितना मिला? 105। वही हमने इधर इंफॉर्मेशन लिखी है कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो एसपी है 105। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा जब एसपी दिया हुआ है 20,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 में बेची है, तब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ओरिजिनल? सो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका पेयर बनता है हम ऊपर लिख देते हैं। तो इधर 20,000 और 100 का पेयरिंग हो रहा है, 20,000 इंटू 100, और 105 का पेयर नहीं बन रहा है किसी के साथ, सो विल राइट इन डिनोमिनेटर। अब इसमें कैंसलेशंस करते हैं तो 521 जा होता है 105, 5 के टेबल में 100 कब आता है? 20 टाइम्स। तो 20 इंटू 20,000 जब हम करेंगे तो यू विल गेट 40,000, सॉरी 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय
21। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये नंबर, दैट मीन्स 19047.62। डेसिमल्स भी आएंगे इसमें क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 0.62 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगी फर्स्ट वाली बफेलो की कॉस्ट प्राइस। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस है 19047.62, और यही बफेलो उसने बेची है 20,000 रुपीज में। तो हम लिख देंगे सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो इज 19047.62। अब हम देखते हैं सेकेंड बफेलो। तो सेकेंड बफेलो पे लिखा हुआ है कि 10% लॉस हुआ है उसको। सेम वे से जैसे हमने फर्स्ट बफेलो के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड की थी, वही हम मेथड फॉलो करेंगे, कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो बी 100 रुपीज। 100 रखा, लॉस है तो माइनस कर देंगे 10% लॉस, तो 10 रुपीज आएगा, तो आपको मिल जाएगी एसपी 90। प्रॉफिट ऐड किया जाता है, लॉस माइनस किया जाता है सीपी में से। ओके, तो 100 माइनस 10 किया तो आया 90 रुपीज। सेम स्टेटमेंट कि जब सीपी 100 था तो एसपी मिला 90, तो सीपी क्या होगा, तो एसपी मिलेगा 20,000, क्योंकि दोनों बफेलो को 2020 में ही बेचा है, इसलिए एसपी रहेगा 20,000। 20,000 इंटू 100 कर देंगे, और 90 का पेयर नहीं बन रहा है तो 90 को हम डिनोमिनेटर में रख देंगे। जीरोज विल बी कैंसल्ड, और 20,000 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपीज। 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 22,222.22। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो। फर्स्ट वाले बफेलो की थी 19047.62, और सेकेंड वाले की मिली है 22,222.22। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बफेलोस, कि 2 बफेलोस की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। फर्स्ट की हमने फाइंड की थी, वो थी 19047.62, और सेकेंड की भी हमने ढूंढी है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो प्लस सेकेंड बफेलो, क्योंकि टोटल हमको फाइंड करना है। तो 19047.62 में प्लस कर देंगे हम ये वाला कॉस्ट प्राइस 22,222.22, तो ये आपको मिल जाएगा 41,269.84। मतलब जब वो 2 बफेलोज लाया था तो इतने की लाया था, 41,269.84, पर जब बेच रहा है तो कितने में बेचा था उसने, 40,000 में। एक बफेलो को 20 में, तो 2 बफेलोज हो जाएंगी 40,000 की, तो एसपी ऑफ 2 बफेलो इज 40,000। अब आप कंपेयर करेंगे तो 41,000 बड़ा होता है कि 40,000 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 41,000 बड़ा होगा। दैट मीन्स इस सम में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो देयरफॉर हियर इट इज लॉस। हम कहेंगे कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है पूरे सम में। दैट मीन्स पूरा जो ट्रांजेक्शन है बफेलोज को बेचने का, उसमें लॉस हो रहा है। सो वी विल फाइंड लॉस। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 41,269.84 जो कॉस्ट प्राइस था, उसमें से माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज, तो आपको मिल जाएगा 1269.84। दैट मीन्स जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें उसका ओवरऑल लॉस हो गया है 1269.84 रुपीज का। दैट मीन्स 1269.84 रुपीज का उसको नुकसान हो गया है। ओके चिल्ड्रन, आई होप नाउ इट इज क्लियर। So children, the next topic of exercise 8.2 is GST, that means goods and service tax. Now children, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं या सामान लेने जाते हैं किसी शॉप पर, तो हम बिल मांगते हैं। तो उस बिल में जो जो लिखा होता है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें क्या क्या लिखा होता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी सीइंग बिल नंबर लिखा होगा, कौन सा बिल का नंबर है। साइड में राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि डेट लिखी हुई है। ओके, डेट भी लिखा होगा। अब होते हैं मेन्यू, दैट मीन्स आपने क्या क्या खरीदा है। तो एस नंबर मीन्स सीरियल नंबर, आपने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, 10 आइटम्स खरीदे हैं तो सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 3 4। फिर आइटम का नेम लिखा होगा कि आपने क्या क्या खरीदा है, सपोज टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ऐसा आपने खरीदा है। फिर कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, टूथपेस्ट कितनी खरीदी है 1 सपोज, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 1, और अगर शैम्पू 2 परचेस किए हैं तो 2 हो जाएंगे। अब फिर हो जाएगा उसमें बिल का अमाउंट, दैट मीन्स अपना रेट जो होगा, क्वांटिटी के बाद रेट का कॉलम है जिसमें रेट लिखा जाएगा कि अगर एक लिया है प्रोडक्ट तो उसकी प्राइस कितनी है, 2 प्रोडक्ट लिए हैं तो उसकी प्राइस कितनी है।
और फिर बिल का अमाउंट लास्ट में बनेगा, बिल अमाउंट, और उसमें हमेशा 5% जीएसटी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है? जब हम जो भी प्रोडक्ट कोई शॉपकीपर सेल करता है तो उसे सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उस पर हमको सेल्स टैक्स पे करना है। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर हमसे लेगा वो सेल्स टैक्स और गवर्नमेंट को पे करेगा। दैट मीन्स जब भी हम लेने जाएंगे प्रोडक्ट तो उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है और फिर वही सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाता है, कुछ परसेंटेज में एडेड होता है। दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। क्योंकि ये सेल्स टैक्स है, नाम ही उसका सेल्स टैक्स है, तो वो कैलकुलेट कहाँ होता है? सेलिंग प्राइस पर। हम वैसे कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं सारी चीजें, पर ये सेल्स टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होता है एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिल। जितना भी बिल बनेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइजेस नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे हम वैट के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा टाइप का टैक्स होता है जो इंक्लूड किया जाता है प्राइस में, जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट कहते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज फ्रॉम जुलाई 1, 2017। इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1, 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में। विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी आप गुड्स यानी सामान ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। इसीलिए इसका कहा गया है जीएसटी, विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ गुड्स पर होगा कभी, या सर्विसेज पर, या फिर दोनों पर, और बोथ। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन जीएसटी। ओके चिल्ड्रन, so children, let's start the sums which are based on GST, goods and service tax. Okay, ऐसे sums हम start करने वाले हैं। Let's see the question. The price of a TV is 28,000 rupees. The GST charged on it is at the rate of 18%. ये sum own है, टेक्स्ट बुक का नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, टीवी का प्राइस था 28,000, जीएसटी चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 18%। 18% जीएसटी उस पर लगाया गया है। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी पेड टू बाय इट। तो हम उसको जब खरीदेंगे तो जीएसटी कैलकुलेशन करने के बाद कितना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। ये जो प्राइस है वो टीवी की ओरिजिनल प्राइस है और जीएसटी लगाकर हमको फाइंड करना है कितना पे करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू ₹100। हम ऐसा मान रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस रही होगी 100, उस पर 18% जीएसटी ऐड कर देंगे तो बिल बन जाएगा 118 रुपीज का। 18% निकालेंगे तो 18 रुपीज आएगा 100 का। अब जो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, दैट मीन्स जो बिल बनेगा वो हो जाएगा 118 रुपीज का। दैट मीन्स 100 की चीज पर 18 रुपीज जीएसटी लगाने के बाद हमको वही चीज 118 रुपीज में मिल रही है। ओके, सो when ओरिजिनल प्राइस इज ₹100, जब ओरिजिनल प्राइस को हमने 100 रखा था तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी या फिर जो बिल बन रहा है वो हो रहा है 118 रुपीज का। तो जब ओरिजिनल प्राइस टीवी की 28,000 रुपीज है तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा? ओके, सो 28,000 और 118 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपको जो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है, दैट मीन्स जो बिल है वो कितने का बनेगा वो पता चल जाएगा। 28,000 इंटू 118 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैंसिलेशन हो जाएंगी, 2 जीरोस नीचे से कट जाएंगे और ऊपर के भी कट जाएंगे। 280 इंटू 118 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 33,040। ठीक है, तो ये जो 33,040 है दैट मीन्स 33,040 रुपीज जो है वो हमको पे करने पड़ेंगे। 28,000 की चीज पर जीएसटी लगाने के बाद वही चीज हमको मिल रही है 33,040 रुपीज में। So at last we will write the statement. The amount of 33,040 rupees will be paid to buy it. क्योंकि हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि अमाउंट फाइंड करो जो पे करना पड़ेगा जब हम उसको खरीदेंगे तो हम लिख देंगे the amount of 33,040 will be paid to buy it.
क्योंकि जीएसटी हमेशा ऐड की जाती है ओरिजिनल प्राइस में। जब बिल बनाते हैं तो जितनी भी ओरिजिनल प्राइस है उसमें जीएसटी ऐड किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सम विच इज ऑन जीएसटी इज an article was purchased for rupees 9912. 9912 का खरीदा है आर्टिकल, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंक्लूडेड है जीएसटी जो है वो इस प्राइस में 9912 में जीएसटी को ऐड करके फिर रखा गया है। दैट मीन्स ये बिल का अमाउंट है 9912, फाइनल अमाउंट जो हम शॉपकीपर ने जीएसटी लगाने के बाद हमको बताया है 9912, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो पहले क्या प्राइस रहा होगा 9912 वाले चीज का, प्राइस क्या रहा होगा बिफोर जीएसटी। ओके, लेट्स सॉल्व। नाउ हियर अगेन सेम वे से हम अज्यूम करेंगे कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रही होगी। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100। उसमें हम 18% जीएसटी, क्योंकि यहां पर भी 18% है तो 18% जीएसटी ऐड कर देंगे। 100 की चीज को 18% जीएसटी लगा के बेचेंगे तो हो जाएगा 118 रुपीज। दैट मीन्स जो बिल बनेगा वो हो जाएगा 118 रुपीज का। तो हम अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹100, जब हमने ऐसा माना कि 100 रुपीज उसकी ओरिजिनल प्राइस है तो जीएसटी वाली प्राइस आ रही है 118 रुपीज। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी जब जीएसटी वाली प्राइस जो है इंक्लूडिंग जीएसटी बोला है यहाँ पर 9912 रुपीज रही होगी। क्या रही होगी ओरिजिनल प्राइस जब हमने 9912 पे की है बिल में? तो सेम 9912 इंटू 100 का पेयर बन जाएगा और 118 अकेला है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ वी विल डू द कैंसलेशंस। 2 के टेबल में चले जाते हैं। 2 59 जा होता है 118 और 2 4 जा 8, अगेन 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो अब बच रहा है हमारे पास 4956 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 59। अब 59 के टेबल में 4956 जाता है बट आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा 84। 59 1 जा 59, 84 जा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है तो हम कैंसलेशन स्टॉप कर देंगे। 84 इंटू 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना प्राइस 8400 रुपीज। दैट मीन्स जो विदाउट जीएसटी वाली प्राइस थी, जो ओरिजिनल प्राइस थी आर्टिकल की, वो थी 8400 रुपीज। एंड ऑलवेज एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एट लास्ट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, द प्राइस बिफोर जीएसटी वॉज ₹8400। तो हमारी जो प्राइस रही होगी आर्टिकल की विदाउट जीएसटी वो रही होगी 8400 रुपीज। ओके, विद दिस वी कंप्लीट ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर 8.2। आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। मैंने सारे एग्जाम्पल्स के टाइप ले लिए हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे 8.2 को सॉल्व करने में। ओके चिल्ड्रन, so with this we complete part 3 of chapter 8, comparing quantities. We will learn the remaining topics of chapter 8 in the next video. Thank you.